और अब तो इस फितने का सर कुचलने का है कि वरना ये कल टीटीपी की तरह या फिर एमक्यूएम की तरह एक अर्बन बगावत बन जाएगी। जी अल्ताफ हुसैन भी आज लंदन में बैठा हुआ खुलकर अपने राज बयान कर रहा है कि मैं किस तरह कई बरस रॉ के लिए काम करता रहा, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ मैंने बगावत की, 1 लाख से ज्यादा लोग कराची में मारे गए, पूरी नौजवान नस्ल भत्ताखोर और टारगेट किलर बन गई। जी उस वक्त तो यही अल्फाज थे ना, हुकूक की बात की गई, उर्दू जबान वालों को हुकूक नहीं मिल रहे, कराची वालों के हुकूक मारे जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या निकला? जी बिल्कुल, शेख मुजीबुर रहमान ने एग्जैक्टली यही नारे लगाए थे कि बंगालियों को हुकूक नहीं दे रहे, हम सिर्फ हुकूक की बात कर रहे हैं, हम आजादी नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए हुकूक मांग रहे हैं। लेकिन अगरतला साजिश 1967 में पकड़ी जा चुकी जी, जिसमें मालूम हो चुका था कि ये इंजीनियर, इसको फांसी देने की बात की जा रही थी। अयूब खान चाहते थे कि इसको फांसी दें, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इकट्ठी होकर मुजीब को बचाकर निकाल कर ले गए। जी बिल्कुल इसी तरह आज एग्जैक्टली यही हो रहा है। आपने देखा है कि मंजूर पश्तीन के दिफा में किस तरह बिलावल और मरियम की चीखें निकल रही हैं जी, इस गद्दार को बचाने के लिए, जिसके पीछे कि आज अफगानिस्तान में नक्शे तकसीम हो रहे हैं कि ग्रेटर अफगानिस्तान के जिनके ऊपर मंजूर पश्तीन की शक्ल बनी हुई। बिल्कुल ज़ाहिर साहब, ये बड़ा अमदोनाक सूरत हाल है कि आज जो मसूद जो है, नकीबुल्लाह मसूद, उसके कत्ल पर धरना देने वाले ये पीटीएम वाले आज बिलावल के साथ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और बिलावल को उनका दर्द हो रहा है। तो नकीबुल्लाह मसूद का खून का इस्तेमाल इतना ही था कि बस इन्होंने अपनी पजीराई बिल्ड करनी थी और बैनुल अक़वामी एजेंसियों से राब्ते करने थे और बस। देखिए, नकीबुल्लाह मसूद तो इशू कभी था ही नहीं जी, वो तो इशू बनाया गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था पख्तूनों के जज्बात को भड़काने के लिए जी, और जैसे हमने कहा कि जब आपको ये मालूम हो कि एक शख्स रॉ, सीआईए और मोसाद के, इसराइल के कहने के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत बर्पा कर रहे हैं, तो उसके बाद उनकी दलील कोई मायने नहीं रखती। जी, सिर्फ इस बात को देख लीजिए ना कि अफगान गवर्नमेंट ऑफिशियली नक्शे तकसीम कर रही है, पूरे अफगानिस्तान में सरकारी दफातर में लगाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई एहतजाज या जवाब उनसे नहीं मांगा गया। तो और उन पे तस्वीरें मंजूर पश्तीन की लगी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर साहब, ये बताएं कि क्या कोई कायदा कानून जो नेशनल एक्शन प्लान था उसमें भी कोई डिफाइन नहीं किया गया कि जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होगा तो उसको कैफरे किरदार तक किस तरह पहुंचाया जाएगा? क्या कुछ भी डिफाइन नहीं? पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बैठकर अब फैसला करना होगा कि गद्दार किसे कहते हैं। हमारे यहाँ बेवकूफी कर एक कंफ्यूजन मचा दी जाती है कि जी अयूब खान ने आइन तोड़ा तो गद्दार, तो जिया ने आइन तोड़ा तो गद्दार, मुशर्रफ ने आइन तोड़ा तो गद्दार, और वो जो रियासत के नक्शे तोड़ना चाहता है, रियासत को तब्दील करना चाहता है, तबाह बर्बाद करना चाहता है, वो इलेक्ट होके असेंबली में आ जाता है। जी, तो ये आपको डिफाइन पाकिस्तान ने आज तक किसी गद्दार को सजाए मौत नहीं दी है। वो गद्दार जो मुल्क के नजरिए और जोग्राफिये को तोड़ना चाहता हो, उसकी बात करें अब करनी पड़ेगी। अब ज़ाहिर साहब, मंजूर पश्तीन के सबूत हैं, आईएसपीआर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उसको फंडिंग होती रही और वो मुख्तलिफ एजेंसियां उसको सरमाया और लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम कर रही हैं। और दूसरा ये कि ताहिर दावड़ की जो लाश है उसके हवाले से भी मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बजाय काबुल के मौक़िफ़ को फौकियत दी, तो इसके बावजूद वो फिर रहा दंदनाता हुआ, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। देखिए, अब आज बहरहाल अब गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। अली वजीर गिरफ्तार है, दावड़ आज गिरफ्तार हुआ है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पश्तीन और गुललई भी गिरफ्तार होंगे। बेसिकली इस मूवमेंट के सिर्फ 4 सरबराह हैं। आप इन चारों को दड़बे में बंद कर दीजिए, ये पूरी मूवमेंट कोलैप्स कर जाती है। और फिर ये जो राज निकालेंगे, इनकी इंटेरोगेशन करें ना जी, आप इनसे पूछें, इनसे जरा सख्ती करें, जरा इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दें चंद दिनों के लिए जी, और देखें फिर इनके साथ क्या होता है। तो साहब, इतना लेट क्यों किया गया? देखें, ये फितना सर उठा रहा था, सबको मालूम था कि ये किस तरफ जा रहा है और वो बार बार मुतालबात कर रहे थे, मोर्दे इल्जाम ठहरा रहे थे फौज पाकिस्तान को। वजीरिस्तान की सूरत हाल का सारा इल्जाम फौज पाकिस्तान पर दे रहे थे। हालांकि ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद बड़े कामयाब ऑपरेशन है जिस पर पूरी दुनिया ने सराहा है फौज पाकिस्तान को, तो इसके बावजूद वो मोर्दे इल्जाम ठहरा रहे थे, इसके बावजूद कुछ नहीं हो सका। फौज पाकिस्तान भी खामोश रही जब तक इन्होंने बहुत बड़ा सर नहीं उठा लिया।
देखिए, आप जरा टाइमिंग नोट करें कि जिस वक्त इन्होंने सर उठाया, जिस वक्त ये बगावत बर्पा की गई, ये नवाज शरीफ के आखिरी 8-9 महीने थे, नवाज पीएमएलएन की हुकूमत के। जी, जनवरी 2018 से। जी एग्जैक्टली। तो पीएमएलएन तो बिल्कुल इनको सपोर्ट कर रही थी, वो तो चाह रही थी कि ये बगावत बर्पा हो, वो पाक फौज को गालियां पड़ रही थी, ये पाक फौज के खिलाफ थे। पीएमएल तो बुनियादी तौर पर पाक फौज के मुखालिफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रही थी, लिहाजा जब तक पीएमएल की हुकूमत रही इन पर कोई हाथ नहीं डाला गया। और उसके बाद जो कंफ्यूजन हुई, खुद पीटीआई के अंदर भी लोग ये समझ रहे थे कि इनके साथ निगोशिएट करके, डिस्कशन करके, इनको मेन स्ट्रीम में लाके इनको खामोश कराया जा सकता है। जी, तभी आपने देखा कि नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान से पीटीआई ने अपने कैंडिडेट खड़े ही नहीं किए। बिल्कुल ऐसे ही है। और धरने में भी गई थी पीटीआई की क्यादत इनके साथ, क्यादत भी गई। लोगों का ये ख्याल था कि जी ये इनको हम अपने साथ मिला लेंगे, इलेक्शन का दौर था तो पीटीआई इनके खिलाफ बात ही नहीं करना चाह रही जी, बल्कि इनको इतना जमीन पर लेट गए इनके आगे कि अपने कैंडिडेट ही हटा लिए इनके आगे से। मोहसिन दावड़ और अली वजीर अनइलेक्टेड अपोज हुए। जी बिल्कुल इसी तरह है, NA 48 और NA 50 में से। जी, ये कोई कंपटीशन से जीत के नहीं आए कि पता लगे कि कितने वहां पर ये पॉपुलर है, ये इनको तो जगह दी गई। और इनके वोट भी 12-12, 14-14 हजार है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इनके वोट ही नहीं ना, इनके मैदान खाली कर दिया, आगे से कैंडिडेट ही हटा लिए, तो 200 वोट भी मिलेंगे तो ये जीतेंगे। तो इनको आप इलेक्टेड पीपल कैंडिडेट नहीं कह सकते जी। तो उसके बाद इनको पार्लियामेंट में लाए, फिर वो कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से इनको एब्जॉर्ब कर। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा था कि जो एक बगावत जिसके ताने बाने तल अवीव से मिलते हैं, इसराइल से मिलते हैं, CIA से मिलते हैं, उसको इख्तियार ही नहीं है कि पाकिस्तानी रियासत के साथ बात करके अमन कायम करते। अगर वो अमन कायम करने की कोशिश ये 3 लड़के करेंगे, CIA मोसाद मरवा देगी इनको। तो जाहिर साहब, क्या हमारे कानून में तो ये तय है कि जो पाकिस्तान के मफादात के अगेंस्ट काम करेगा, जो बगावत के जुमरे में आएगा, तो वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये फिर किस तरह इन्हें इजाजत कहां से मिली, कैसे इन्हें क्लियर कर दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए? वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप गद्दारी की डेफिनेशन ये करते हैं कि आइन तोड़ने वाला जी, तो पाकिस्तान की तमाम अशराफिया, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंटेरियन जो आइन तोड़ के 62 और 63 भी तो आइन का हिस्सा है ना। जी जी बिल्कुल। आप ये तो नहीं लिखा आइन में कि आइन की कुछ शिकों को तोड़ सकते हैं, आप कुछ शिकों को नहीं तोड़ सकते। जी बिल्कुल ऐसी। तो जब 62 और 63 वायलेट हो गया, और कौन जिम्मेदार है वायलेट करने वाला, तो मुशर्रफ के साथ उन सारों को भी टांग दिया।